Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss short questions of your number one, which is computer system. Okay, let's get started. The first question is, what is the significance of most significant bit in signed binary numbers? Basically, significance का मतलब क्या होता है? Significance का मतलब होता है importance. ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है जो साइन बिट नंबर होते हैं उनमें। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, इसमें जो फर्स्ट बिट होगी जो लेफ्ट साइड पे होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसकी इन बाइनरी नंबर्स में ये जो साइन बाइनरी नंबर्स होते हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंस होती है? बेसिकली साइन बाइनरी नंबर्स में जो फर्स्ट बिट होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। वो ये बताती है कि जो बाइनरी नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज साइंड बाइनरी नंबर्स शोज द साइन ऑफ अ नंबर। कि किसको शो करता है? साइन, जो नंबर का साइन होता है उसको शो करता है। अगर आपके पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो जीरो होगी, इट्स मीन कि आपका जो बाइनरी नंबर है वो पॉजिटिव होगा। अगर आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट वन होगी तो इट्स मीन नंबर इज नेगेटिव। जैसे इन्होंने हमें एग्जांपल भी दे दिए, इसमें जो आपके पास स्टार्टिंग बिट थी वन थी, जिसकी वजह से वो नेगेटिव नंबर डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग बिट है वो जीरो, इट्स मीन कि ये पॉजिटिव नंबर है। इट हेल्प द कंप्यूटर नो वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हमें ये बताती है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करते हैं। व्हाट इज अ बाइनरी डिजिट? बाइनरी डिजिट होता क्या है एंड व्हाई इट इज फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम का ये बेसिक पार्ट क्यों है, फंडामेंटल क्यों है? बाइनरी डिजिट बेसिकली डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। डाटा जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है वो बिट की फॉर्म में होता है, या वो जीरो बिट हो सकती है या वो वन हो सकती है। दो ही हमारे पास कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आगे ये बात लिखी हुई है, एंड कैन हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो और वन, कि या तो वो जीरो होगी या वन। ये सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होता है। इट इज फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल क्यों है, ये बेसिक पार्ट क्यों है, ये बुनियादी पार्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी लॉजिक एंड सर्किट। क्योंकि कंप्यूटर किस तरह से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है? बाइनरी लॉजिक और सर्किट्स को यूज करते हुए, जो जिसके अंदर बेसिकली टू ही स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ। अब जो ऑन होती है वो किस चीज को शो कर रही होती है? वो वन को शो करती है, वन बिट को, और जो ऑफ स्टेट होती है वो जीरो बिट को शो करती है। Okay, the next one is, why are binary numbers more efficient for computer calculation than decimal number? अब वो ये कह रहे हैं कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो कंप्यूटर कैलकुलेशन में ज्यादा एफिशिएंट क्यों होते हैं? कंप्यूटर क्यों जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है वो बाइनरी नंबर में करता है, डेसिमल में क्यों नहीं करता? बाइनरी नंबर इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट मैचेस द कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्ट्रक्चर। क्योंकि जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली दो स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ, उसको वो मैच कर रहा होता है। बाइनरी में भी दो ही स्टेट्स होती हैं, दो ही बिट्स होते हैं, जीरो और वन। और जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसमें ही हमारे पास दो स्टेट्स होती है, क्योंकि वो मैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर ज्यादा कंफर्टेबल होता है बाइनरी नंबर्स के साथ। इसलिए वो डाटा को स्टोर भी कर रहा होता है, प्रोसेस भी कर रहा होता है। और अगर आप बाइनरी नंबर्स में डाटा को स्टोर और प्रोसेस करते हो तो वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, फास्टली डाटा कैलकुलेट हो जाता है और मोर रिलायबल भी होता है। मतलब वो ट्रस्ट भी आप उसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। हाउ डू ASCII एंड यूनिकोड डिफर इन करेक्टर रिप्रेजेंटेशन? ASCII और यूनिकोड क्यों डिफरेंट है? मतलब इनके जो करेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट है, क्यों? किस तरह से डिफरेंट है? बेसिकली अगर हम लोग ASCII सेवन और एट की बात करें, अब हम लोग, इन्होंने हमें कहा है आस्की और यूनिकोड के दरमियान डिफरेंस बताना है। आस्की के दो वर्जन होते हैं, एक आस्की सेवन होता है और एक आस्की एट होता है। आस्की सेवन में क्या होता है? टोटल सेवन बिट्स को यूज किया जाता है। आस्की एट में टोटल एट बिट्स को यूज किया जाता है। आस्की सेवन को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके थ्रू टोटल 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर हम लोग एट की बात करें तो इसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई हुई है, आस्की यूजेस सेवन और एट बिट टू रिप्रेजेंट 128 और 256 करेक्टर्स। और बेसिकली वो कौन से करेक्टर्स होते हैं? वो इंग्लिश के करेक्टर्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग यूनिकोड की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 32 बिट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो 1000+ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिकोड में, जिसके अंदर जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एशियन लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक चाइनीज में जितने भी करेक्टर्स आते हैं उन सबको भी रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिकोड के अंदर। इसके अलावा जो उर्दू लैंग्वेज होती है, बाकी जो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक वगैरह, उनमें जितने भी करेक्टर्स आते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह आते हैं, उनको भी यूनिकोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट होता है। What is the most important positional value in number system? Give two example. अब यहाँ पे positional value number system क्या चीज है? बेसिकली आप ये कह सकते हो जो हमारे पास नंबर है 765, अब वही कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर्स की पोजीशन होती है ये क्यों मैटर कर रही होती है? जैसे 765 नंबर है या 567 नंबर है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात कर लें
अब ये भी 765 है, नंबर सेम ही है, देखिए यहाँ पे 567 यूज हो रहा है, यहाँ पे 765, लेकिन एक पोजीशन डिफरेंट है जिसकी वजह से ये जो नंबर बनता है ये आता है 765, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें 567 है, ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। बेसिकली जितने नंबर यूज हो रहे हैं वो सेम है, लेकिन पोजीशन चेंज है। अब ये कह रहे हैं जो पोजीशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब बेसिकली अगर हम लोग बाइनरी की बात कर लें या अगर हम लोग डेसिमल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम डेसिमल की बात करें जिसकी बेस 10 होती है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग इसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी जो पोजीशन है वो 1 प्लेस पे है, ये किस पोजीशन पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये किस पोजीशन पे है, ये 100 प्लेस पे है। अगर हम लोग 5 को देखें तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पोजीशन के साथ, तो ये इसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी जो 6 है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 10 के साथ, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, और 7 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 1 प्लेस पे है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो जो 5 होगा वो 1 प्लेस पे है, जो 6 है वो हमारे पास 10 प्लेस पे है, और जो 7 है वो 100 प्लेस पे है। तो 7 को हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 700 बनता है, ये 60 बनता है, और ये 5। देखने में क्या लग रहा था कि अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो आपको देखने में सबसे ग्रेटर नंबर स्मॉल 7 लग रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको देखने में सबसे बड़ा नंबर 7 लग रहा था, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 7 है, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो 1 प्लेस पे है, जिसकी वजह से जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये जस्ट 7 होगा, और अगर इसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 होगा। अब ये काफी बड़ा नंबर है, लेकिन देखने में क्या लग रहा था कि ये 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे इसकी इंपॉर्टेंस की रीजन लिखी हुई है क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये। इट हेल्प रिप्रेजेंट लार्ज और स्मॉल नंबर एफिशिएंटली, कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं या जो स्मॉल नंबर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो ये अलाउ करता है कि जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, प्लेस वैल्यूज को यूज करते हुए। जैसे मैंने जो भी आपको एग्जांपल दी थी, सेम वो एग्जांपल यहाँ पे यूज भी हो रही है कि हमारे पास एक नंबर है 452। अब जितने भी नंबर्स हैं उनको उनकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया, जैसे कि 4 की जो प्लेस वैल्यू थी वो 100 थी तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। 5 की प्लेस वैल्यू 10 थी तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, और 2 की जो प्लेस वैल्यू थी वो 1 थी, इसलिए इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। और उसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वही 452 आंसर आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे उनकी पोजीशंस के साथ, जैसे 1 है उसको उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया है, 0 को उसकी पोजीशन के साथ, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वहां पे उनकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप ये कहिए कि हमें कैसे पता कि इसकी पोजीशन 8 है, इसकी पोजीशन 4 है, इसकी पोजीशन 2 है। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए आपने हर नंबर को क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लाइक इस 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 0 को भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये जो लास्ट में 1 है इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपने इनकी पावर देना स्टार्ट करनी है, इसकी पावर आपने 0 देनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, एक एक नंबर आपने इंक्रीज करते जाना है। लाइक इसकी पावर 0 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर 3 होगी। अब आप 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 करें तो वो 8 होता है, क्योंकि देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इज 8, तो हम लोग ने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। अब जिस भी नंबर की अगर हम लोग पावर 0 लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 की जगह क्या लिखेंगे, 1। अब हम यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो देखिए यहाँ पे ये 8 कैसे आए, क्योंकि हमने इसकी पावर को कैलकुलेट किया था। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 4 कैसे आया, 2 की पावर 2 करके। तो बाइनरी में डिफरेंट वे होता है प्लेस वैल्यू ऐड करना, और उसके बाद इन डेसिमल में डिफरेंट वे होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है बाइनरी नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये एक बाइनरी नंबर है, इसकी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, ग्रुप द बाइनरी नंबर इन सेट ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग 4 4 के ग्रुप्स बनाते जाएंगे। जैसे इन 4 बिट्स की हम लोग ग्रुप बना लेंगे, इस इन 4 बिट्स के लिए हम लोग ग्रुप बना लेंगे, ये 2 डिफरेंट ग्रुप बन गए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1010 है, इसका देखेंगे कि डेसिमल में क्या नंबर आता है। इसका अगर मैं आपको डेसिमल में नंबर बताऊं तो वो 10 आता है, और 10 किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ये इसका क्या नंबर है, इसका नंबर है 12। तो अगर हम इसका हेक्साडेसिमल देखें तो वो होता है सी, तो हम लोग ने इसकी जगह क्या लिख लिया, सी लिख लिया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ मशीन कोड इन अ कंप्यूटर ऑपरेशन? मशीन कोड का क्या पर्पज होता है कंप्यूटर ऑपरेशन में? अब जो मशीन कोड होता है वो लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि कौन अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, जिसने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, जिसने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। इट अलाउ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। इस वजह से ये अलाउ करता है इंस्ट्रक्शंस को कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो, रन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कोडिंग स्कीम इज यूज्ड इन कंप्यूटर? क्यों कोडिंग स्कीम को यूज किया जाता है? इसकी थ्री रीजंस हैं। एक तो जो करेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी करेक्टर्स होते हैं, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा डाटा कंसिस्टेंसी की वजह से, मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं, ताकि वो एक ही सिस्टम को यूज करें, कोडिंग स्कीम को यूज करें। क्योंकि कोडिंग स्कीम का क्या पर्पज होता है कि वो कन्वर्ट कर रहा होता है जितने भी लेटर्स, नंबर्स वगैरह होते हैं उनको बाइनरी कोड में। अगर सब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी सिस्टम है, अगर वो एक ही मेथड को यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? डाटा कंसिस्टेंसी आएगी, डाटा सेम होगा, डाटा एक ही मेथड होगा डाटा को कन्वर्ट करने का। इसके अलावा कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी जब एक ही मेथड को जितने भी डिवाइसेस हैं वो यूज करेंगी डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस की जो है वो डाटा को अंडरस्टैंड कर सकेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही मेथड को यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हमें डिफरेंस बताना है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जो वो वाले प्रोग्राम जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। लेकिन अगर हम लोग थ्रेड की बात कर लें तो अब यहाँ पे ये होता है कि जो प्रोसेस होते हैं उनको जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अभी जो एक पार्ट होगा ये एक थ्रेड होगा, ये जो एक पार्ट है ये थ्रेड होगा। ये जैसे हम कह सकते हैं ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है, ये हमारे पास थ्रेड 4 है। अब उसके बाद प्रोसेस में क्या होता है कि इसका अपना जो है वो डेटा सेगमेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसके पास अपनी मेमोरी होती है, वो मेमोरी किसी के साथ शेयर नहीं हो रही होती। लेकिन जो थ्रेड होते हैं, जितने भी थ्रेड्स होते हैं, वो एक ही मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं। जैसे इस प्रोसेस की जो भी मेमोरी होगी वो सारे थ्रेड इस प्रोसेस की मेमोरी को यूज करेंगे, शेयर करेंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर एक प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने कहीं भी चेंजेस किए हैं तो बाकी प्रोसेस के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम थ्रेड की बात कर लें तो अगर हम लोग एक थ्रेड में चेंजेस करेंगे तो उससे इफेक्ट होगा बाकी प्रोसेसेस में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं वो अपने सेपरेट मेमोरी स्पेसेस में रन हो रहे होते हैं, लेकिन थ्रेड जो है वो मेमोरी स्पेसेस को शेयर कर रहे होते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि थ्रेड की बात की जाए तो इसको प्रोग्रामर कंट्रोल करता है। अब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जितने भी थ्रेड्स हैं, जैसे थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, ये किस पर डिपेंड करते हैं? जिनका प्रोसेस होता है पेरेंट प्रोसेस, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। The next question is what is memory management and how does it work in an operating system? मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है? बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या पड़े होते हैं? प्रोसेसेस पड़े होते हैं, सॉरी प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। अब जब इन प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, रन होना होता है, इनको सीपीयू चाहिए होता है, तो वो कहाँ पे आते हैं? मेमोरी में आते हैं। ठीक हो गया। इनको इन प्रोग्राम्स को कौन मेमोरी में लेके आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोकेशन बोलते हैं। कि इन्हें मेमोरी एलोकेट हो गई, इन प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट हो गई है। और जब इनका काम खत्म हो जाता है, इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो ये वापस हार्ड डिस्क में चले जाते हैं। कौन लेके जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लेके जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है कि जब वो मेमोरी से हार्ड डिस्क में जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी एलोकेशन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है? एलोकेशन और डी एलोकेशन को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेशन और डी एलोकेशन करता है। वर्किंग देख लेते हैं। अब ये ट्रैक रखता है कि कौन सा पार्ट मेमोरी का यूज हुआ हुआ है। ठीक है, एलोकेट मेमोरी। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स जिनको मेमोरी चाहिए होती है उनको मेमोरी एलोकेट करता है। फिर जिनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है उन प्रोग्राम्स को वापस हार्ड डिस्क में भेजता है, मतलब डी एलोकेशन कर रहा होता है, ताकि मेमोरी में जो स्पेस है वो फ्री हो जाए, और वर्चुअल मेमोरी को यूज करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है ताकि जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, उनको हैंडल किया जाता है। जहाँ कहीं भी फौरन से चीज़ों को रिस्पॉन्स करना होता है, फौरन से जो है वो आंसर करना होता है, वहां पे जो है वो इसको यूज किया जाता है। इसकी वर्किंग क्या होती है कि यहाँ ये जो है वो टास्क को रन कर रहा होता है, जो एक डेडलाइन सेट कर दी जाती है। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कहा गया कि आपने जो है वो इस टाइम पे ये काम कंप्लीट करना है, तो उस टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए। जो टाइम लिमिट होती है उसको जो है उसके अकॉर्डिंग चलता है। रिस्पॉन्ड इमिडिएटली, फौरन से रिस्पॉन्ड करता है, फौरन से आंसर करता है जो इनपुट्स होती है उनका। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, मतलब जिसकी वजह से जो है फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट में चेंज होना है तो फौरन से उसका रिस्पॉन्ड करेगा। ये हाईली रिलायबल होता है, मतलब हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत फास्ट होता है।
कहाँ पे यूज किया जाता है? मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में और मिलिट्री एंड एरोस्पेस सिस्टम में यूज किया जाता है। अब है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो सीपीयू होता है, अच्छा ओके, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एट द सेम टाइम, वो क्या करते हैं कि एक ही मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम, जैसे एक रैम है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन होंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक ही मेमोरी के अंदर मल्टीपल टास्क एक साथ रन होते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसेस की बात करते हैं। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें जो यूजर्स होते हैं जस्ट एक ही यूजर होते हैं, जबकि इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें हम मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं, सिंगल यूजर भी हो सकता है। ओके, अब सीपीयू यूजेज, मैक्सिमाइज सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स व्हेन वन इज वेटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयू मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है वो रन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो एक प्रोग्राम को रन कर रहा था, तो उसके बाद उसने कोई और टास्क परफॉर्म करना था उस प्रोग्राम ने, तो सीपीयू जो है वो वेट कर रहा था कि वो पहले टास्क को परफॉर्म कर ले, उसके बाद जो है वो फर्दर उसके एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया जाए। तो अब वहाँ पे जो है वो सीपीयू वेट नहीं कर सकता कि पहले उस प्रोग्राम का वो काम खत्म हो जाए। वो क्या करता है, वो स्विच कर जाता है, स्विच मतलब मूव कर जाता है दूसरे प्रोग्राम की तरफ, ताकि वो इसको एग्जीक्यूट कर सके, ताकि जो सीपीयू का टाइम है वो वेस्ट ना हो। सिमिलरली मल्टीटास्किंग में भी ऐसे ही है कि मल्टीपल टास्क को एक साथ जो है परफॉर्म किया होता है, ताकि जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन होती है इसको इम्प्रूव किया जाता है, ताकि सीपीयू जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे क्या है कि जो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता है मल्टीटास्किंग में। मतलब यूजर जो है वो एक ही साथ मल्टीपल एप्स को रन कर सकता है, यूज कर सकता है। इसको कहाँ पे इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि इसके एग्जांपल में विंडोज लिनक्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग के। पहले हम लोग एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग में क्या होता है कि पूरे का पूरा जो हार्डवेयर और डाटा के ऊपर कंट्रोल होता है वो आपके पास होता है। उसकी सिक्योरिटी भी बहुत क्या कहते हैं रोबस्ट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब क्योंकि सिर्फ आपने इसको यूज़ करना होता है, कोई और इसको यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इसकी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर इसके हम लोग डिसएडवांटेजेस देख लें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये एक्सपेंसिव होता है, और इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको आईटी स्टाफ की जरूरत होती है। अब एप्लीकेशन पैच क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। मतलब आप बहुत से ऐप्स यूज करते होगे और कुछ टाइम के बाद जो है वो उसके अंदर चीजें अपडेट हो रही होती हैं, तो वही एप्लीकेशन पैच होता है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। जितने भी उसके अंदर बग्स वगैरह आते हैं, एरर्स आते हैं, वुलनरेबिलिटीज होती हैं, मतलब जो उसकी वीकनेसेस होती हैं और नए फीचर्स ऐड करने होते हैं, तो वो सारा काम इसी का होता है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, जितने भी एरर्स आते हैं उनको फिक्स करता है, उनको ठीक कर रहा होता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑफलाइन एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको रन करने के लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है, जिनको यूज करने के लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी होता है। अब जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होती है वो कभी भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो इंटरनेट की वहाँ पे जो है कोई डिमांड नहीं होती कि इंटरनेट होगा तो ये एप्लीकेशन रन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी आपने इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी आप उसको यूज कर सकोगे। जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होता है उसमें जितना भी डाटा होता है वो आपकी डिवाइसेस के अंदर ही स्टोर हो रहा होता है, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ पे डाटा इंटरनेट या क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन को आप कभी भी ओपन कर सकते हो विदाउट द इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट का होना जरूरी है, तभी आप एप्लीकेशंस के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास, इसके एग्जांपल में आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जबकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में गूगल डॉक्स। दोनों का काम क्या है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, लेकिन इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, फिर हम इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको हम इंस्टॉल किए बगैर इंटरनेट की होते हुए यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो गया है। आई होप तो आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।